नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जोगिंदर पटियाल। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, नीतीश कुमार को अपने साथ सरकार में मिला लेना। बीजेपी एक और दांव चलने वाली है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने नए नागरिकता कानून यानी CAA लागू करने का दावा कर दिया है, वो भी 7 दिन के अंदर। अगर ये कानून लागू हो गया तो बीजेपी को कहां और कितनी सीटों का फायदा मिल सकता है? नागरिकता कानून पर विपक्ष क्या करेगा? कॉलिंग कार्ड में आज ये जानना है। जानना तो इंडिया अलायंस को केजरीवाल का प्लान भी है। कल कह रहे थे हरियाणा में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव के आगे सोचेंगे क्या करना है। अगर नीतीश को कोसने लगे, क्या नीतीश ममता के बाद केजरीवाल भी अकेले चुनाव लड़ेंगे? सिग्नेचर स्टोरी में बिखरते गठबंधन की बात करेंगे। बात तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा की भी करनी है। बिहार में नीतीश के गठबंधन से अलग होने के बाद किशनगंज पहुंची है उनकी यात्रा। राहुल ने मोदी से सवाल पूछे हैं वहां पर, लेकिन नीतीश कुमार पर कुछ नहीं कहा। क्या कांग्रेस के रुख की वजह से क्षेत्रीय दल अलग हो रहे हैं? सीट शेयरिंग में रुकावट आ रही है? फैक्ट फाइंडिंग में इसकी पड़ताल करेंगे। पड़ताल तो राजस्थान के टीचर्स में चल रहे शिक्षा मंत्री के बुलडोजर वाले खौफ की भी करनी है। भजनलाल के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है, जो टीचर दुर्व्यवहार करेगा उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। मंत्री जी जज बनकर फैसला क्यों सुनाने लगे? पब्लिक प्लेटफॉर्म में इसी पर चर्चा करेंगे। आज पब्लिक इंटरेस्ट की शुरुआत उन सवालों से करेंगे जो लोकसभा चुनाव से एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। वैसे तो आज पीएम ने परीक्षा पर चर्चा की, एग्जाम वॉरियर से भी मिले, बच्चों को एग्जाम की टेंशन दूर भगाने के टिप्स दिए, लेकिन टेंशन नेताओं को भी है, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा एग्जाम सियासी दलों का है। अलग अलग राज्यों में लोकसभा सीटों वाला क्वेश्चन पेपर सेट हो चुका है। एक सीट के लिए तैयारी हो रही है, एक सीट के लिए, और सवालों के जवाब के तौर पर अलग अलग मुद्दों को जनता के सामने पेश किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात फिर होने लगी है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा है कि 7 दिनों के अंदर देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करेंगे। तो क्या वाकई बीजेपी चुनाव से पहले CAA पर दांव लगाने वाली है? और अगर यह कानून लागू होगा तो इससे क्या होगा? किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा? सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी को सियासी तौर पर कहां और कैसे फायदा हो सकता है, और विपक्ष के पास CAA का क्या जवाब है? नमस्ते। हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव की परीक्षा पर चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर क्षेत्रीय दल, 2 महीने बाद जनता के बीच जाकर जो एग्जाम देना है उसके लिए प्लान बनने लगे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। 28 तारीख को तो बिहार में हो भी गया। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सरकार बदली, CM नहीं। अब आगे क्या तैयारी है, ये समझने के लिए पहले कुछ सवाल और उनके संभावित जवाब देखते हैं। सवाल है, यूपी की 80 सीटों के लिए बीजेपी ने क्या तैयारी की है? जीत कैसे मिलेगी? जवाब हो सकता है राम मंदिर का वादा पूरा करना। अब अगला सवाल, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए क्या फॉर्मूला निकाला? जवाब मुश्किल नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न और नीतीश के साथ नया गठबंधन। तीसरा सवाल थोड़ा कठिन है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए अब बीजेपी क्या करेगी? जवाब आज केंद्रीय मंत्री ने दे दिया, CAA लागू कर देंगे। आगामी 1 সপ্তাহের মধ্যে
ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে। पब्लिक के सामने ऐलान करना, बंगाल में रैली करके ये बताना कि सीएए लागू कर देंगे, आज नहीं तो कल ये करना था। लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि दो बड़े राज्यों की 120 सीटें साधने के बाद अब मुकाबला ममता बनर्जी से है। बंगाल की मुख्यमंत्री और देश की कद्दावर नेता, वो राज्य जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार रणनीति क्या रहेगी, इंतजार इसका था। वैसे पब्लिक इंटरेस्ट में 3 जनवरी को हमने ये खबर भी दिखाई थी कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू किया जा सकता है। अब इस दिशा में बीजेपी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। सोशल एक्टिविस्ट भी इसके खिलाफ आने लगे हैं। ये देश की मांग है नागरिकता कानून। आज नागरिकता कानून देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नागरिकता कानून नहीं बनेगा तो पूरे दुनिया से हिंदू को मार काट। अब तो देश की जरूरत है एनआरसी। राशन लेना होगा तो आधार नंबर देंगे और एनआरसी का होगा तो विरोध करेंगे। ये विरोध अब नहीं चलने वाला। क्या मुद्दे से भटकाने का इरादा है लोगों को, जो आप एनआरसी जैसा काला कानून फिर से दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं ये कह दूं, अगर आप ये दोबारा कानून फिर से लाने की कोशिश करेंगे या लाएंगे तो मैं आपको उसी जगह बैठी मिलूंगी जहां से मेरी शुरुआत हुई थी। सीएए लागू करने से पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर इसका असर पड़ सकता है, ये समझने के लिए पहले इन तस्वीरों को देखिए। साल 2019 का चुनाव था। मोदी बंगाल में प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान वो पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर पहुंचे और मतुआ समुदाय के लोगों से मिले थे। बड्डोमा यानी मतुआ माता का आशीर्वाद लिया। यहीं से बीजेपी और मतुआ समाज का रिश्ता गहरा होता चला गया। ये मतुआ धर्मियों महामेला मतुआ परंपरा को नमन करने का अवसर है। ये उन मूल्यों के प्रति आस्था व्यक्त करने का अवसर है जिनकी नींव श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी ने रखी थी। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मतुआ समुदाय से कनेक्ट ममता बनर्जी के वोट सिस्टम पर भारी कैसे पड़ा, ये समझे उससे पहले बंगाल की सियासत में मतुआ फैक्टर को जानना बहुत जरूरी है। मतुआ समाज अनुसूचित जाति में आते हैं। बंगाल में 2 करोड़ 14 लाख दलित वोटर्स हैं। इनमें 35 लाख मतुआ वोटर्स हैं, यानी करीब 16%। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों उत्तर परगना, दक्षिण परगना और नादिया में मतुआ मतदाता सबसे ज्यादा हैं। विधानसभा की 21 और लोकसभा की 6 सीटों पर ये जीत हार तय कर सकते हैं। 1947 के बाद से ही ये लोग तब के ईस्ट बंगाल से यहां आकर बसने लगे थे। यही वजह है कि बीजेपी हो या फिर ममता की पार्टी, इस वोट बैंक को साधने की हर कोई कोशिश करता आया है। अब जैसे ही सीएए वाला बयान आया है, ममता बनर्जी ने वोटरों में सीएए, एनआरसी का डर दिखाना शुरू कर दिया है। শ্রমিকদের জন্য ডেভেলপমেন্ট বোর্ড করে দিয়েছি। শুধু ভোটার লিস্টের নামটা রাখতে বলুন, যাতে এনআরসির নাম করে তাদের বাদ দিয়ে না দেয়। রাজবংশী বন্ধুরা, আপনারা তো ইতিমধ্যেই নাগরিক। নতুন করে কে একা করে চিৎকার করছে, এটা ফ্যা ফ্যা ভোটের রাজনীতি করবার জন্য। अब सवाल है कि सीएए आने से बीजेपी को बंगाल में कैसे फायदा होगा, तो इसके 2-3 बड़े कारण हैं। 2011 के बाद मतुआ समाज की जनगणना नहीं हुई। कई ऐसे हैं जिन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिली, शरणार्थी बनकर ही रह रहे हैं। अब नए कानून के तहत नागरिकता मिल जाएगी तो बीजेपी इसे चुनावी वादे के तौर पर भुनाएगी। अब ऐसे में अगर ममता बनर्जी सीएए कानून को लागू नहीं होने देती, किसी भी तरह देरी करती हैं, तो फिर बीजेपी उन पर मुस्लिम परस्ती का इल्जाम लगाकर जनता के बीच जाएगी। इसीलिए बीजेपी सीएए को लेकर फ्रंट फुट पर है और ममता की पार्टी समेत दूसरे दल मुस्लिम वोट को साधने की तैयारी में दिख रहे हैं। कोई मंत्रिमंडल का निर्णय नहीं, ये हवाई फायर बहुत दिनों से हो रहा है, चल रहा है।
अगर एक हफ्ते के अंदर आएगा तो पार्लियामेंट में ड्राफ्ट आएगा, उस समय पढ़ने के बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सीए की जरूरत भी नहीं है और सीए यहाँ लागू भी नहीं होगी पश्चिम बंगाल में। जो नागरिक है उसको दोबारा कोई नागरिकता नहीं देता है। बीजेपी यही तो चाहती है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव मुद्दों के अलावा हिंदू मुसलमान पर लड़ा जाए। अगर ऐसा हुआ तो हिंदू वोट एकजुट हो सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है और वो अपने मिशन 400 के और करीब पहुंच सकती है। सियासी दलीलों से अलग सीएए पर मतुआ समाज क्या सोचता है, इसकी भी पड़ताल करना बनता है। हमारी टीम पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना पहुंची। ये मतुआ बहुल इलाका है। 2019 में इसी इलाके में प्रधानमंत्री भी गए थे। मतुआ समाज के लोग सीएए से सहमत हैं या नहीं, ग्राउंड जीरो से आई रायशुमारी आपको सुना देते हैं। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে, এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। जो केंद्रीय मंत्री है शांतनु ठाकुर जी ने बोला है 1 सप्ताह के अंदर ये सीए लागू होगा। तो सीए लागू होने के लिए हमारा जो उद्वास्तु है, हमारा जो मतुआ संप्रदाय है, बहुत लाभ मिलेगा। हम लोग भारत माता के ही है आदमी, हम लोग मतुआ जो समाज का आदमी है सब लोग का अच्छा ही होगा। और कोई बोल रहा है जो अगले कुछ महीने में इलेक्शन है इसलिए मतुआ के लिए एक काम कर रहा है, हो भी सकता है। ये हमारे जिंदगी में सीए ऐसा चीज है, एक आइडेंटिटी है, लेकिन इसमें हमारा कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं होगा। हम लोग को मिलेगा जो एक आइडेंटिटी मिलेगा और वो भी पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए आज मोदी सरकार और उसके जो मिनिस्टर शांतनु ठाकुर उन्होंने बताया आज 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। ये चुनाव होने के बाद वो 1 हफ्ता आएगा। मतुआ बिरादरी में सीए पर मिलीजुली राय है, लेकिन जिस सीएए पर देश की राजनीति उबल रही है वो सीए है क्या, इसको लागू होने से क्या होगा, अब ये समझिए जरा। सीए का मतलब है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन कानून। सीए लागू होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं उन्हें ही नागरिकता मिलेगी, उससे बाकी वालों को नहीं मिलेगी। पहले नागरिकता लेने के लिए 11 साल रहना भारत में जरूरी होता था। नए कानून में 6 साल रहने के बाद ही नागरिक बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशियों को निकालने का कानून नहीं है ये, बल्कि 3 देशों से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है ये। अब सवाल है, नागरिकता कानून से कितने लोगों को फायदा होगा, इस पर सरकार के पास सारे आंकड़े हैं। 2016 से 2020 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश समेत दूसरे देशों से आए 10,645 लोगों को नागरिकता के लिए आवेदन सरकार को मिले। पिछले 6 सालों में 5,950 लोगों को नागरिकता मिल भी गई। अगर रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें तो 2018 में और से लेकर 2021 तक 3,117 विदेशी भारत के नागरिक बने हैं। सीएए जब लागू हो जाता है तब पश्चिम बंगाल और असम जैसे सूबों में खूब सियासत होगी, क्योंकि वहीं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक कानून लाने की वकालत कर दी है। ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। पुष्कर धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे भी, और बीजेपी के दूसरे नेता सीएए एनआरसी की। सवाल है, नए नागरिकता कानून को संसद ने दिसंबर 2019 में पास कर दिया था, अब जाकर ये याद क्यों आई और अब तक टाला क्यों जा रहा था इसे? दरअसल इसकी वजह क्या?
सीए को लेकर असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में आशंकाएं हैं। यहीं काफी विरोध भी हुआ था। असम के लोगों का कहना है कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में जो हिंदू आए हैं वो नागरिक बन गए तो वहां के मूल निवासियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां बांग्लादेश के हिंदुओं ने शरण ली हुई है, उनका विरोध भी स्वाभाविक है। असम में दिक्कत एक और थी। एनआरसी, केंद्र सरकार नेशनल सिटीजन रजिस्टर लेकर आई थी, जिसका मकसद यहां रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। सीए को एनआरसी यानी नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाने की सीढ़ी के तौर पर देखा गया है। सीए में व्यवस्था क्या है? व्यवस्था है कि जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले असम जाकर बस गए, उन्हें नागरिकता दे दी जाए। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत 1966 से 1971 तक असम में 32,381 विदेशियों की पहचान की गई है। लोगों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैठिए बताकर बड़ी संख्या में लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनसे कागज मांगे जाएंगे। बस यहीं से विरोध शुरू हुआ। देखिए, सीए पास हुए 2 साल हो गए, 2 से ज़्यादा ही हो गए। अब जब पार्लियामेंट से पास हो गया तो लागू तो हो नहीं है, ये लागू करेंगे। सीए से हम सहमत नहीं है। एनआरसी लाने की भी कोशिश करेंगे बाद में ये, लेकिन हमें ये वो कबूल नहीं है। यूसीसी के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी से मुखालिफ बातें होंगी या कुरान में जो कुछ हमें हुक्म दिया गया है उसके खिलाफ कोई बात होगी तो हम यूसीसी हरगिज़ नहीं मानेंगे। सीएए हो, एनआरसी हो या फिर कोई और कानून, इन कानूनों से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव होगा भी या नहीं होगा? सीएए उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो नागरिकता की जंग लड़ रहे हैं या लड़ते आए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या नागरिकता संशोधन कानून में लाखों करोड़ों लोगों के डायरेक्ट इंटरेस्ट हैं या उसके इंटरेस्ट में है ये या नहीं है? 7 दिन में कानून लागू करने का मैसेज वाकई बड़ा है या फिर इसका दायरा सीमित रखने के लिए कोई और तरकीब निकाली जाएगी? जवाब इसका हम आप पर छोड़ते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तमाम राज्यों में सियासी तस्वीर तेजी से बदलने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के खिलाफ 7 महीने पहले पूरे तामझाम के साथ विपक्ष ने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया था, लेकिन जिस पटना में मोदी और बीजेपी के विरोध के लिए तमाम पार्टियां एक साथ एक टेबल पर आई थी, अब उनके बीच ही एक दूसरे की मुखालफत बढ़ती जा रही है। गठबंधन के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार कल सुबह तक लालू और कांग्रेस के साथ थे, लेकिन शाम होते होते एनडीए के साथ चले गए। 2 दिग्गज दल अलायंस तोड़कर जा चुके हैं, कुछ और गठबंधन से निकलने की भूमिका बनाने लगे हैं। लेकिन बिना सीट बंटवारा हुए कांग्रेस का जोश बरकरार है। जो दल गठबंधन में टिके हुए हैं वो कह रहे हैं कि कोई आए या जाए, वो मोदी और एनडीए से भिड़ने के लिए हमेशा तैयार है। मैं नीतीश कुमार की निष्ठा से एक ज्ञान करता हूँ। इंडी से एन निकल चुका है, नीतीश कुमार जी निकल चुके हैं, इसलिए लोग कहीं टिकने नहीं वाले हैं। काफले से 1-2 आदमी के बिछड़ जाने से काफला नहीं बिछड़ता। मुंबई की बैठक में तय हो गया था कि बगैर चेहरे के ही काम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही इस पद को हथियाने की जुगाड़ में थी। इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का मुहिम चलेगा। ममता जी ने साफ कह दिया है, मैं इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा हूँ। बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक एक करके इंडिया गठबंधन के साथी अलग होते जा रहे हैं। विपक्ष को एक मेज पर लाने वाले नीतीश कुमार 24 घंटे पहले इंडिया गठबंधन की टेबल से उठकर चले गए। लेकिन बिहार में सरकार बदलने के बाद पहुंचे राहुल गांधी पुराने साथी नीतीश कुमार पर हमले की बजाय उन्हीं की बनाई जातीय जनगणना की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा उस दिन देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको पता लग जाएगा कि उनकी आबादी कितनी है, और फिर उससे पता लग जाएगा
कि उनका हक कितना बनता है। सूत्रों का कहना है कि पूर्णिया की रैली में अगले दिन राहुल गांधी पूर्णिया जिले में एक बड़ी रैली बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। उस रैली में राहुल गांधी संभवतः नीतीश कुमार पर हमला बोलेंगे। लेकिन बिहार में प्रवेश करने के बाद किशनगंज में जो पहली सभा हुई राहुल गांधी की, उसमें राहुल ने प्रधानमंत्री को तो निशाने पर लिया, लेकिन नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोले। गठबंधन की गांठें ढीली पड़ चुकी हैं। पार्टियां गठबंधन छोड़ती जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों का जोश हाई है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली में बैठे हुए झूठ के जगतगुरु और पटना में बैठे हुए विश्वासघात के विश्वगुरु, दोनों की एक जुगलबंदी है। इससे इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। Now, Mr. Nitish Kumar has betrayed the people and has betrayed the India alliance. जिन्होंने नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल देख लिया था, वो अब नीतीश का नाम भी जुबान पर नहीं ला रहे। बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन ध्वस्त हो गया, पटना से ही बना, पटना में ही ध्वस्त हो गया। तब आप बल्ले बल्ले करें, वो बल्ले बल्ले करें, आप खुश रहें। मगर इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का मुहिम चलेगा। नीतीश के एनडीए में चले जाने और कांग्रेस आरजेडी से हाथ छुड़ाने के कारण बिहार में किसको फर्क पड़ा, ये तो तभी पता चलेगा जब लोकसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि फिलहाल इस सवाल पर बिहार में जितने मुंह हैं उतनी ही बातें। मुकाबला लोकसभा चुनाव में आप कैसी टक्कर देखते हैं, कैसा मुकाबला आप देखते हैं? आपको लगता है कि मुकाबला होगा या आपको लगता है मुकाबला नहीं होगा? मुकाबला भी थोड़ा सा उतना ये नहीं कह सकते उतना ज्यादा मुकाबला होगा, क्योंकि नीतीश के उसके जाने में नुकसान तो होगा। नहीं, टक्कर तो होगा। अच्छा, टक्कर होगा। अब सारा चीज तो अब वक्त आने पे बीजेपी के लिए मुकाबला आसान नहीं है। इंडिया गठबंधन उसको टक्कर देगा, एकदम देगा। फर्क तो वाकई ही नहीं पड़ रहा, ना इंडिया गठबंधन पर, ना कांग्रेस की सेहत पर। जब सवाल एक एक सीट का है, सामने पहाड़ जैसी चुनौती है और एक के बाद एक साथी खिसकते जा रहे हैं, वो भी तब जब राहुल गांधी पूर्व से लेकर पश्चिम तक देश का सियासी मूड मापने निकले हैं, लेकिन कांग्रेस गठबंधन का ही मिजाज समझ नहीं पा रही। राहुल गांधी की यात्रा बंगाल पहुंचने से पहले ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी के बिहार में प्रवेश करने से पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। बिहार के बाद भारत जोड़ो यात्रा यूपी जाने वाली है, जहां सीट बंटवारे का रोड़ा पहले से गठबंधन की राह का सबसे बड़ा बट्टा बना हुआ है। अखिलेश 11 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस इतनी सीटों पर मानने को राजी नहीं। देश में ही नहीं, दुनिया में इस समय राम में बांटा गया और उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें जीतेंगी और देश में प्रचंड बहुमत से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कि नीतीश जी की ताकत जब एनडीए के साथ रहती है तो 40 में से 39 सीटें आती हैं। अब तो अन्य दल भी हमारे साथ हैं, तो निश्चित रूप से 40 में से 40 सीटें हम जीतेंगे और इस सो कॉल्ड इंडिया अलायंस का जो सुपड़ा है वो बिहार ही नहीं पूरे देश में साफ हो जाएगा, क्योंकि देश में एक मैसेज जा चुका है कि इंडी से एन निकल चुका है, नीतीश कुमार जी निकल चुके हैं, इसलिए लोग कहीं टिकने नहीं वाले हैं। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से ज्यादा मोल भाव करने के मूड में नहीं। यही वजह है कि ममता और नीतीश जैसे मजबूत साथी गठबंधन से किनारा कर चुके हैं और कुछ साथी मौके का इंतजार कर रहे हैं। ये प्री प्लांट की कलई जब खुली है, जब ममता बनर्जी ने अशोका होटल में कांग्रेस पार्टी के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे श्रेष्ठ माना। यद्यपि मुंबई की बैठक में तय हो गया था कि बगैर चेहरे के ही काम किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही इस पद को हथियाने की जुगाड़ में थी। सबके लिए किस्सा पीएम की कुर्सी का है। अलायंस तोड़ दिया, नई सरकार भी बना ली, अब आगे क्या? तो इसका ट्रेलर भी एनडीए ने दिखा दिया है। बिहार में सरकार बदलने के साथ ही हवा का रुख भी बदल चुका है। लैंड फॉर जॉब घोटाले की फाइल फिर खुल गई है और लालू परिवार ईडी के रडार पर आ गया है। पटना के ईडी दफ्तर में लालू यादव पेश हुए।
9 घंटों तक उनसे पूछताछ हुई। आज सुबह लालू यादव जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो बेटी मीसा भारती उनके साथ थी। ईडी का समन तेजस्वी यादव को भी मिला है। ईडी ने उनको 2 बार तलब किया है, पहली बार 22 दिसंबर को और दूसरी बार 5 जनवरी को। दोनों बार तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। तब तो बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन अब सरकार से आरजेडी आउट हो गई है। तेजस्वी की डिप्टी सीएम की कुर्सी भी जा चुकी है। आरजेडी इसे अपने नेता के खिलाफ बदले की कार्रवाई बता रही है, तो उसके साथी दल इसे इमरजेंसी वाले हालात बताने से भी नहीं चूक रहे, जिसके जवाब में बीजेपी और जेडीयू ने भी एक साथ मोर्चा खोला है। देश के लोग देख रहे हैं इसको कि सिर्फ इस देश के जितने विपक्षी पार्टियों के लीडर्स हैं उन्हीं को क्यों बुलाया जाता है एजेंसियों के द्वारा, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। क्या सत्ता में जो लोग हैं और सत्ता के जो सहयोगी लोग हैं उनको कभी बुलाएगी ये एजेंसियां? देखिए, सारे चीज़ों की समीक्षा होती है, उनके कामों की भी समीक्षा होगी, क्योंकि उनका इतिहास रहा है कि जब वो मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, जब रेल मंत्री रहे तो गरीबों के नौकरी के बदले जमीन खा गए। ये उनका कैरेक्टर रहा है। तो ये चीज जनता देख रही है कि मिसयूज ऑफ द पावर कैसे किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रकोष्ठ है, ईडी प्रकोष्ठ है, आईटी प्रकोष्ठ है, सीबीआई प्रकोष्ठ है। वो प्रकोष्ठ का काम रहता है जो उसके जो मुख्य पार्टी के जो नेता होते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, तो वो जो कहेंगे वही प्रकोष्ठ करेगा, तो वही काम कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि ये विशेष करके इंडिया गठबंधन के नेता जानते हैं कि उनको कौन दवाई लोग दे रहे थे। उनको जो परेशान होने या परेशान करने का जो आज ये चर्चा चल रही है, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के नेता को ही इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए कि कौन कौन दवा उनको दिया जा रहा है। सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। नीतीश कुमार कई सालों से दिल्ली की राजनीति का सपना देख रहे हैं, इसीलिए बार बार कोशिश करते हैं किसी तरह वो प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां उन्हें मोदी के सामने पीएम फेस के तौर पर एक्सेप्ट किया जा सके। इस बार भी यही हुआ। जून 2023 में पटना में इंडिया अलायंस की मीटिंग रखी, बीजेपी के खिलाफ कई दलों को इकट्ठा किया, एकजुट किया, सभी दल आए भी, अच्छी बातें भी हुई। नीतीश का जोश हाई हो गया, लगने लगा कि अब तो मोदी के सामने चेहरा बनने में कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली जाकर नेताओं से मिले, केजरीवाल को भी मना लिया, लेकिन हुआ क्या? केजरीवाल और ममता ने मिलकर नीतीश के साथ गेम कर दिया। अब नीतीश क्या करते? वो तो तेजस्वी यादव को अगला सीएम बनाने का बयान तक दे चुके थे। लिहाजा जब दिल्ली का रास्ता बंद हो गया, वो रास्ता साफ नहीं दिखा, पीएम वाला सपना टूट गया, तो लौट के नीतीश पटना को गए और ये कहकर अलायंस से अलग हो गए कि आरजेडी के साथ अब सब कुछ ठीक नहीं है। ये टीस राहुल भी जानते हैं। शायद यही वजह है कि जब उनके पार्टी के नेता खुलकर बोल रहे हैं तो नीतीश के खिलाफ राहुल एकदम चुप हैं। क्या अलायंस का कोई नया दांव अभी बाकी है? बहरहाल नीतीश के इंडिया अलायंस के बाहर निकलने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा, ये तो चुनाव में ही पता चल जाएगा। लेकिन बात सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है। तथ्य और सत्य यही है कि एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों ने जो भानुमति का कुनबा तैयार किया था, उसकी ईंट और रोड़े खिसकने लगे हैं। पहले ममता बनर्जी ने गठबंधन से किनारा कर लिया, अब नीतीश के बाद क्या अगला नंबर केजरीवाल का हो सकता है? क्या वो भी अलायंस को अलविदा कहने वाले हैं? क्या बीजेपी का निशाना अलायंस पर लग गया? एक एक करके अलायंस के नेता दूर क्यों होने लगे हैं? क्या इंडिया अलायंस अपने ही स्वार्थ में फंसता चला गया? ममता गई, नीतीश गए, अब केजरीवाल क्या करेंगे? क्या विपक्ष मोदी का काम आसान कर रहा है?
बीजेपी के सामने अलायंस की थी बड़ी तैयारी, लेकिन चुनाव से पहले सब निकलने लगे बारी बारी। 2 लाइन में इंडिया अलायंस का सच यही है, जिन नेताओं ने इंडिया अलायंस को खड़ा किया था वो खुद इससे कन्नी काटने लगे। अब आगे पहले फोकस अरविंद केजरीवाल पर। 2 दिन में 2 बड़े बयान देकर सुर्खियों में है। इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। अक्टूबर के चुनाव में 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि नीतीश जी को नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया, गलत किया उन्होंने। जनतंत्र के लिए इस तरह का कंडक्ट सही नहीं है। लेकिन जो मेरी अपनी समझ है लोगों की सोच की और जो रिएक्शंस आ रहे हैं, इससे एनडीए को फायदे की बजाय भारी नुकसान होगा बिहार के अंदर। ये तो रिजल्ट्स ही बताएंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एनडीए को बिहार के अंदर इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। कल तक केजरीवाल अकेले लड़ने का दम भर रहे थे। पंजाब में 13-0 की बातें खुद मान साहब कह चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का पेच अभी फंसा हुआ है। इस बीच हरियाणा में बड़ा ऐलान कर दिया, लेकिन इस बयान के बाद अचानक सुर बदल गए। लगता है नीतीश के इंडिया अलायंस में जाने की सबसे ज्यादा खुशी इन्हें ही है। क्या केजरीवाल को ऐसा लगता है कि अब अलायंस में उनका कद बढ़ जाएगा? सीट शेयरिंग पर उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर जाएगी? 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें आपने देखा कि 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से एनडीए चुनाव जीता। तो जो उन लोगों ने महागठबंधन बनाया, ममता जी ने मना कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे बंगाल में। उधर पंजाब में मना हो गया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। बिहार में नीतीश जी एनडीए में आ गए। अब दिल्ली का नंबर है, बचा कौन? तो अकेले अकेले लड़ना है लोगों को। केजरीवाल बड़े नेता हैं, अलायंस का हिस्सा हैं। अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन मानेगा कौन? अगर सब अकेले लड़ने की धमकी देने लगे तो फिर अलायंस किस बात का? कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया, तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? जब अपनों के बीच से ही इस तरह के बयान सामने आने लगे तो इसका मतलब अलायंस के नाम पर दिक्कतें तो थी। यही बात वो सियासतदान भी खुले तौर पर करने लगे जो इंडिया गठबंधन को नेताओं की मौकापरस्ती बताते रहे हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और बिहार का डेवलपमेंट इन्होंने रोक दिया है, और जो ख्वाब बिहार की जनता ने देखे थे उन ख्वाबों को आपने चूर कर दिया। जो आपने सोशल जस्टिस की बात की थी, MY कॉम्बिनेशन की बात की थी, आपने EBC की बात की, सब क्या हो गया? वो जो आपने सर्वे किया था, क्या हुआ उसका? सब खत्म करके रख दिया आपने। इल्जाम गंभीर है, लेकिन गलती क्या सिर्फ बड़े दलों की ही है? क्या नेताओं की सियासी महत्वाकांक्षा अलायंस के आड़े नहीं आई? राहुल की यात्रा से अलायंस के दलों ने दूरी क्यों बनाई? वो साथ क्यों नहीं दिखे? हाँ, आप बनाते हो 26 की लिस्ट, लेकिन चलेंगे अकेला। तुमको साथ में लेंगे, तुमको दूसरे स्टेटों की रोशनी नहीं दिखाएंगे, वहाँ हमारी दादागिरी चलेगी। खत्म कहानी। वो अपने अपने स्टेटों में तो दादा है ही भाई। ममता तो अपनी स्टेट में है ही दादा। उसको आप बैजी गए वहां, उसको उसके साथ चलने में, उसके साथ मीटिंग करने में क्या, उसको यूपी में ले जाओ ना। यूपी में तो अखिलेश अपने है ही दादा, नंबर 1 मतलब अपोजिशन का। उसको कहीं नहीं ले जाओगे तो उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो आपकी जरूरत ही नहीं है यूपी में। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर इंडिया अलायंस कमजोर होता रहेगा, सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो फिर बीजेपी अपने वोट बैंक की बदौलत बाजी मार लेगी, क्योंकि चौतरफा मुकाबले में वोट बंट जाएंगे। अब मुश्किल से 1.5 महीने का वक्त बचा है और हालात ये हैं कि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का कोई अता पता नहीं है। इसीलिए नेता अलायंस छोड़कर जा रहे हैं, अपने वोटर्स को साधने में जुट गए हैं। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने
राज्य के शिक्षकों को ठीक करने का बीड़ा उठा लिया है। लेकिन उठाना भी चाहिए, भाई शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन जो तरीका वो अपनाना चाह रहे हैं उस पर सवाल उठने लगे हैं। और उसकी वजह यह है कि कानून का राज कायम करने के लिए शिक्षा मंत्री कानून हाथ में लेना चाहते हैं, इस तरह का अक्स दिख रहा है। क्या गलत आचरण करने वाले टीचर्स को बुलडोजर मॉडल से ठीक किया जा सकता है? आप बताइए, क्या मंत्री जी अपनी मनमर्जी से किसी के भी घर पर बुलडोजर चलवा देंगे? मैं मदन दिलावर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजस्थान हाईकोर्ट से 385 किलोमीटर दूर कोटा के सरकारी स्कूल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गलत आचरण वाले शिक्षकों को आड़े हाथों लिया तो भूल गए देश कानून से चलता है, धमकी या तानाशाही वाले हंटर से नहीं। बहुत बुरा लगता है जब विद्या के मंदिर में मैं सुनता और अखबार में पढ़ता हूँ अमुक विद्यालय में किसी बालिका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, वो भी शिक्षक के द्वारा। बहुत वेदना होती कि हमारी उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ। मैं मदन दिलावर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 30 दिसंबर 2023 राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद कोटा की रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने मंत्री पद की शपथ ली, कसम खाई, संविधान के हिसाब से काम और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। लेकिन शपथ लिए अभी महज 31 दिन ही बीते हैं, शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभालने वाले मदन दिलावर खुद ही जज बन गए और फैसला भी सुनाने लगे। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा जो इस प्रकार का व्यवहार करता पाया जाएगा तो मैं निलंबित करने के बाद उसको बर्खास्त तक करूंगा और उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। मदन जी को वेदना है, पीड़ा है, वो ये भी जानते हैं दोषी शिक्षकों के घरों पर बुलडोजर चलाने से नियमों की अवहेलना होगी। फिर भी कानून की किताब को बक्से में रखकर पुलिस प्रशासन कोर्ट से ऊपर उठते हुए सिस्टम को सुधारने के लिए निकल पड़ा है। चाहे कोई नियमों की अवहेलना करने मुझे फांसी की सजा हो जाए, पर ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। मेरे इस प्रदेश में जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता भी विचरण करते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को दिक्कत उन शिक्षकों से है जो महिला टीचर या स्टूडेंट्स के साथ गलत व्यवहार करते हैं। परेशानी जायज है, छेड़खानी करने वाले टीचर्स पर एक्शन भी होना चाहिए। शिक्षा मंत्री जो बार बार बुलडोजर के शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो ये उनका आचरण तो ठीक नहीं लगता। और निर्णय लेने के बाद ही बुलडोजर चलाया जा सकता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी किस प्रकार की है, वैधानिक है, अवैध है या किस प्रकार की है, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि क्या मंत्री जी खुद कानून हाथ में लेंगे? मंत्री जी को मालूम नहीं, देश भय और भावनाओं से नहीं चलता। 26 जनवरी पर एक टीचर दारू पीकर डांस कर रहा था वहाँ परबतसर में। मैंने देर रात को उसको निलंबित कर दिया है, कर दिया कि उसको निलंबित कर। ये नहीं चलेगा, किसी की कीमत पर नहीं चलेगा। और जो अधिकारी इसमें बीच बचाव में आएगा, कुछ सिफारिश करने की कोशिश करेगा या उसको हल्का लेने की कोशिश करेगा, वो भी उसमें शामिल माना जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। पेशे से इंजीनियर रहे 64 साल के मदन दिलावर हाल ही में 18,422 वोट से विधानसभा चुनाव जीते हैं। सीएम भजन लाल ने राज्य की शिक्षा दुरुस्त करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी, लेकिन मंत्री जी तो अलग ही ट्रैक पर चल पड़े। समाज के अंदर जो शिक्षक है उसका कद बहुत बड़ा माना जाता है और उसका एक तरीके से उससे बहुत उच्च आदर्शों की अपेक्षा की जाती है। तो निश्चित रूप से एक तरीके से देखा जाए तो उनका ये सोचना मैं सही मानता हूँ कि एक शिक्षक अगर इस तरीके का कोई कृत्य करे तो उस शिक्षक को जरूर सजा मिलनी चाहिए। टीचर्स को मर्यादित आचरण का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षा मंत्री का जजमेंटल होना कितना सही है? क्या उनको मालूम नहीं? सजा देना कोर्ट का काम है, किसी भी मंत्री या पब्लिक के नुमाइंदे का नहीं। शिक्षा मंत्री जी को सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि दुष्कर्म का कोई आरोपी शिक्षा जगत में ना हो।
स्कूल में स्कूल के बच्चों के साथ या स्कूल की शिक्षिकाओं के साथ और पढ़ाई के जो संस्थान है वहाँ पे ये रोक हो और ऐसा सरकार का इकबाल हो कि इस तरह का काम ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी होना और आरोप साबित होने में भी फ़र्क होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने ये देखा कि सिर्फ घोषणाएं होती हैं। सियासी पारा बढ़ा तो मंत्री जी बैकफुट पर भी आ गए। अब वैध अवैध का फर्क समझा रहे हैं। का कथन ये था कि महिलाओं के साथ बच्चों के साथ दुराचार होता है और जो इस कार्य में संलग्न पाया जाएगा उनके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे। निलंबित के बाद हम बर्खास्त तक की कार्रवाई करेंगे और इसके साथ साथ जिनकी संपत्तियां हैं यानी जो अभी तरीके से अतिक्रम में या जिन्होंने हमारे सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रखा है ऐसी सारी संपत्ति को नैज़ाबंद करेंगे। मंत्री जी का इंटरेस्ट गौ सेवा में भी है। कानून ने उनको अधिकार दिया है, वो जिसकी चाहे पूजा करे, उनकी श्रद्धा है। इसलिए मंत्री जी आपको पता होना चाहिए, मंत्री पद आज है शायद कल ना रहे, लेकिन कानून और संविधान सर्वोपरि है। राजस्थान में कानून व्यवस्था बहुत खस्ताहाल रही है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश से बुलडोजर मॉडल की शुरुआत हुई थी। बाद में कई राज्यों ने इसे अपनाया भी। बुलडोजर से अपराधियों के ऐसे घरों को तोड़ा जाता है जो अवैध तरीके से बने हैं या जिन्होंने अतिक्रमण किया है। राजस्थान में शिक्षक अगर किसी के साथ छेड़खानी करता है तो उस पर कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। हम भी इसके पक्षधर हैं। पुलिस, कोर्ट, कचहरी इसीलिए होती है, लेकिन उनको किसी भी संगठित या किसी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल की तरह डील नहीं करना चाहिए। बात करेंगे अमीरों के बिग बॉस की। दुनिया के टॉप मोस्ट बिलियनियर्स का ऑर्डर बदल गया है। फोर्ब्स ने वर्ल्ड के टॉप 10 अमीरों की सूची जारी कर दी है। उसके मुताबिक टेस्ला के मालिक एलन मस्क दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। 25 जनवरी को एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयरों में 13% की गिरावट हुई और इसी वजह से उनका ग्राफ दूसरे नंबर पर चला गया। दूसरी तरफ 17.21 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ LVMH यानी लुई विता मोइट हेंसी के मालिक बर्नार्ड एर्नॉट दुनिया के नंबर 1 अमीर बन गए हैं। बर्नार्ड की कंपनी के शेयर्स में 13% ज्यादा तेजी देखी गई है, उस वजह से वो ऊपर चले गए हैं। दूसरे नंबर पर लुढ़के एलन मस्क की नेटवर्थ 17 लाख रुपए बताई गई है या आंकी गई है, हम कह सकते हैं। अमेजन के मालिक जेफ बेजोस की नेटवर्थ भी कम हुई है। उनकी एसेट वैल्यू 15 लाख करोड़ रह गई है। मतलब 17 से लेकर अब 15 के बीच में जो डिफरेंस आया। ओरेकल के फाउंडर 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ चौथे नंबर पर हैं, तो वहीं 11.56 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ 5वें नंबर पर हैं फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग। वक्त अब आपके कमेंट्स का है। देखते हैं हमारी कल की खबरों पर क्या कमेंट्स आए हैं जो हमने शुक्रवार को शो दिखाया था। ये शैलजा जी लिखती हैं, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, फिसल गया ले तेरे संग हो चला। अब तो वो हो गए एनडीए के। आपने ये नीतीश कुमार पर लिखा है, आगे दिखाइए क्या है। भूपेंद्र शर्मा क्या लिखते हैं, आरक्षण दो, सबको नहीं दे सकते तो इसको बंद कर दो। हर कोई आरक्षण के पीछे पड़ा है। ये महाराष्ट्र में जो आरक्षण की मांग उठ रही है मराठा की, उसको लेकर है। अब वक्त हो गया मेरे जाने का। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही, लेकिन कल रात आपकी खबरों के साथ, आपके मुद्दों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आप हमें फीडबैक देते रहिएगा और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद। शुभ रात्रि।